चैप्टर 9, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इसकी इंग्लिश हो जाएगी द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला निकल के आएगा n/b माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r। यूपी बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, अपने आप में महत्व रखता है ये फॉर्मूला, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो कभी कभी पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें अपवर्तनांक के लिए n के स्थान पर म्यू ले लेते हैं, म्यू। तो देखिए, इसको प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो कांच का एक इस तरह का उत्तल पृष्ठ है, और ये कांच का टुकड़ा है, ये किनारा उसका घिस दिया गया, इसे कॉन्वेक्स सरफेस बना दिया गया, और बीच में से इसके जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस। यह है मुख्य अक्ष, और इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसलिए बनाई जाती है कि जो वस्तु होती है, प्रतिबिंब होता है, उसको इस पर ही दिखाते हैं। ये लाइन, ये मुख्य अक्ष जहां ध्रुव को काटेगी, सरफेस को काटेगी, वहां पॉइंट होगा P, जिसे हम ध्रुव या पोल कहते हैं। तो देखिए मैं कैसे प्रतिबिंब बनाता हूं, इसमें सामने आपके बनाऊंगा। यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां वस्तु है O, प्रकाश की किरण वस्तु से ही प्रारंभ होगी। यहां से प्रकाश की किरण गई, ये सरफेस पर जाकर बिंदु A पर जाकर गिरती है, इस पॉइंट पर। चूंकि ये सरफेस कॉन्वेक्स है, उत्तल है, तो उत्तल पृष्ठ इस किरण को थोड़ा डाउन करेगा, नीचे की ओर मुड़ेगा, तो ये रे अपने मार्ग से थोड़ी मुड़ेगी। ये इधर को आ गई, मुड़ेगी, लेकिन ये इतनी नहीं मुड़ेगी इधर चली जाए। तो अगर ये मुड़कर इधर जाती तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाता। ये नहीं मुड़ी तो फिर क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट लाइन से पीछे हटाएंगे। तो ये वर्चुअल रूप में यहां मिल रही है, तो यहां आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये जो प्रतिबिंब है ये कहलाएगा आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज। जहां ये रे गिरी वहां मैंने पॉइंट लिखा A, आगे चलेगी वो B। इस पृष्ठ का जो सेंटर होगा वो इधर होगा, यहां पे सेंटर है C को A से मिला दिया, C को A से मिलाएंगे, वो इस पृष्ठ पर नॉर्मल होगा, क्योंकि त्रिज्या, केंद्र से मिलाने वाली पृष्ठ पर त्रिज्या पृष्ठ पर लंब होती है। तो ये इस पृष्ठ पर किसका काम करेगा, अभिलंब का। एंगल, ये रे जो एंगल बना रही है वो अल्फा, ये रे बना रही है एंगल बीटा, और ये एंगल हमने मान लिया गामा। इधर का जो मीडियम है वायु, इधर का मीडियम है कांच, इसका अपवर्तनांक n1, इसका अपवर्तनांक n2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का n1, ग्लास का n2।
अब हमें इसमें दिखाने हैं दो एंगल, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R। आपतन कोण, ये जो वस्तु से जाने वाली किरण है इसे पकड़ो और यहां से लेकर ये रेड लाइन तक जाओ, ये कोण हो गया I, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। अंदर वाली किरण को पकड़ो, रेड लाइन तक आओ, ये हो गया अपवर्तन कोण R। इतना हो जाएगा। एक बार इस पूरे को रिपीट। वस्तु से चलने वाली किरण पृष्ठ के ए बिंदु पर गिरती है, कांच में जाने पर मुड़कर ए बी दिशा में टर्न हो जाती है। ए बी को पीछे हटाने पर आभासी प्रतिबिंब I बनता है। यहाँ इसका केंद्र होगा पृष्ठ का, केंद्र को इससे मिलाया तो ये अभिलंब हो जाएगा। इधर का कोण I, आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण R। इनके जो एंगल है अल्फा, बीटा और गामा। अब हम डिस्टेंस को शो करेंगे, जो दूरियां हैं। वस्तु की दूरी ये दिखाएंगे U, सभी दूरियां पोल से नापी जाएंगी P से। इससे लेफ्ट साइड की दूरी माइनस में, इससे राइट साइड की दूरी प्लस में। वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V, केंद्र की दूरी त्रिज्या R। एक छोटा सा काम और करना है, बिंदु A से इस अक्ष पर एक लंब ड्रॉ करेंगे। बिंदु A से इस पर लंब गिराएंगे, वो लंब जहां मिलेगा वो बिंदु होगा M, और A से M तक की हाइट हम मान लेंगे H। इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको आगे चलकर। तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं शुरुआत डेरिवेशन की। इस डेरिवेशन को हम बच्चों को समझाने के लिए, इसके 3 पार्टीशन है हमारे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, I और R के मान निकालेंगे। I और R के मान निकालने के बाद स्नेल के नियम में उनकी वैल्यू रखेंगे। एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन जो बनेगी उसमें अल्फा बीटा गामा आएंगे। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से निकालेंगे, और वो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखने पर ये फॉर्मूला बन जाएगा। करते हैं शुरुआत। त्रिभुज OAC में ध्यान देंगे, O पर कितना एंगल है अल्फा, C पर कितना है गामा। इन दोनों का योग I के बराबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। तो इनका योग इसके बराबर होगा। I इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। त्रिभुज IAC में I पर क्या लिखा है बीटा, C पे क्या लिखा है गामा, बराबर बीटा प्लस गामा इक्वल टू R। इन दोनों एंगल का जो बाह्य कोण है वो R है, तो हम लिखेंगे बीटा प्लस गामा, और इनका सम किसके बराबर होगा R के। इसे चाहे तो अलग से हम निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल को। इस डायग्राम में से मैंने अलग निकाल दिए। OAC अच्छे से समझ में आ जाए। O पर एंगल है अल्फा, C पर है गामा, और यहाँ है I। इनका योग इसके बराबर होगा। बहिष्ठ कोण प्रमेय 6 क्लास में पढ़ाई जाती है।
ऐसे ही ये वाला त्रिभुज में अगर अलग से निकालूं तो समझ जाएंगे। IAC, 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 और जो A वाली I वाली लाइन है ये आगे चली गई है B की ओर। I पर क्या लिखा है? बीटा, C पर गामा, और यहाँ क्या लिखा है? R। इसका और इसका सम इसके बराबर होगा। क्लियर हो गया? ये अलग से डायग्राम लेने से स्पष्ट हो गया होगा कि इसका जोड़ इनके बराबर और इनका जोड़ इसके बराबर। अब हम स्नेल का नियम लिखेंगे। स्नेल के नियम से साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1, इसका अपवर्तनांक अपॉन इसका। इसमें एक एजम्पशन करते हैं, मानते हैं कि अगर ये पृष्ठ छोटा होगा तो रेज नीचे गिरेंगी तो कोण छोटे होंगे। छोटे कोण होने के लिए छोटे द्वारक के लिए, मतलब इस पृष्ठ के छोटे द्वारक के लिए I और R के मान बहुत छोटे होंगे। उस समय साइन I की जगह I लिख सकेंगे, साइन R की जगह R। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो I ऊपर आएगा, नीचे आएगा R, N2 अपॉन N1, ये हो जाएगा। तो पहले स्टेप में हमने I R की वैल्यू लिखी प्रमेय के द्वारा, फिर स्नेल के सूत्र में I अपॉन R बराबर N2 अपॉन N1 लिखा। अब इसमें I और R की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। वैल्यू देखिए, I की जगह लिखते हैं I और R के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर I की वैल्यू गामा प्लस एल्फा, R की वैल्यू बीटा प्लस गामा इक्वल टू N2 अपॉन N1। I की वैल्यू अपॉन R की वैल्यू बराबर N2 अपॉन N1। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में N2 की मल्टीप्लाई इनसे, N2 की किससे होगी? पहले बीटा से, N2 बीटा प्लस N2 की गामा से इक्वल टू N1 की गामा से प्लस N1 की एल्फा से। N2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से हो गई बराबर N1 की इन दोनों से हो गई। अब इसमें गामा वाले स्टेप एक तरफ कर लिए, गामा के दो पद हैं ये और ये, इन दोनों को एक तरफ किया तो यहां लिखा है N2 बीटा माइनस ये इधर ले आए N1 एल्फा इक्वल टू ये यहाँ का ही रहा माइनस और ये उधर चला गया N2 गामा। किया क्या है, इसको मैंने भेजा है उधर इसके पास और उधर लाया हूं उसको इधर। एल्फा का टर्म इधर आ गया, गामा का टर्म उधर पहुंच गया। गामा के दो पद थे वो दोनों एक तरफ कर लिए, इसमें से कॉमन हो गया गामा, अंदर बचेगा N1 माइनस N2, इधर N2 बीटा माइनस N1 एल्फा। इक्वेशन नंबर 2। तो स्नेल के नियम में छोटे कोण लगाकर
और उसमें वैल्यू को जब सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई हमारी अल्फा बीटा और गामा में। अब हमारा काम क्या है, इस डायग्राम की हेल्प से हम अल्फा बीटा और गामा के मान निकालेंगे डायग्राम की हेल्प से समकोण त्रिभुजों को लेकर। और अल्फा बीटा के मान जब निकालेंगे तो उनको फिर इसी में रखेंगे अल्फा बीटा गामा के स्थान पर, तब ये जाके सूत्र सिद्ध होगा। निगमन बड़ा है लेकिन 5 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में। तो समकोण त्रिभुज ओ एम ए में इसमें छोटे द्वारक के लिए कोण छोटे होंगे, जब छोटे कोण होंगे तो अल्फा बराबर होगा tan अल्फा के। इस ट्रिक से मान निकालेंगे। tan अल्फा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब अल्फा वाले एंगल में, इस एंगल में परपेंडिकुलर ये हो गया h, आधार ये हो गया माइनस यू, h अपॉन माइनस यू। इस त्रिभुज में लंब बटे आधार, बीटा की वैल्यू बीटा इक्वल टू tan बीटा, बीटा वाले में लंब यही रहेगा, आधार ये बड़ा वाला। इस ट्रायंगल का लंब यही है, आधार पूरा आएगा h अपॉन माइनस बी। गामा इस वाले ट्रायंगल में लंब बटे आधार r, ये तीनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये तीनों वैल्यू बड़ी सावधानी पूर्वक इस सेकंड इक्वेशन में रखनी है। एक लाइन लिख देंगे, अल्फा कॉमा बीटा और गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर, तो इक्वेशन 2 ये है ही, इसको मिटा रहा हूं मैं। इसमें वैल्यू रख रहे हैं तो लिखा है n2 बीटा, पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू गामा इंटू n1 माइनस n2। ये इक्वेशन है दूसरी, लिख ली। n2 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू, इसकी जगह ये वैल्यू लगाएंगे h अपॉन माइनस बी, फिर चिन्ह आएगा माइनस n1, अल्फा की वैल्यू ये लगाएंगे h अपॉन माइनस यू इक्वल टू गामा, गामा की वैल्यू ये लगाएंगे h अपॉन आर ब्रैकेट n1 माइनस n2। अल्फा बीटा गामा के मान यहाँ लगा दिए, अल्फा बीटा और गामा वैल्यू लगा दी। वैल्यू लगाने के बाद इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो कॉमन आ रहा है h और एक नीचे से कॉमन आ रहा है माइनस का, तो कॉमन लेंगे h माइनस का, तो बचेगा n2 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू h अपॉन आर ब्रैकेट n1 माइनस n2, ये बचेगा। h से h कट जाएगा, ये चिन्ह बचा माइनस का, ये माइनस का साइन उधर जाएगा तो इनको इंटरचेंज कर देगा, इंटरचेंज करेगा, ये माइनस का चिन्ह जब उन्हें बदलेगा तो उनमें n2 पहले आ जाएगा n1 बाद में,
ये माइनस इधर जब जाएगा तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, n2 पहले n1 बाद में, अपॉन में r, और n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u। ये बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला प्रूव हुआ। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, कोई क्वेश्चन आ जाए इस फॉर्मूले पर, इस फॉर्मूले का यूज वहां करते हैं जैसे हमने देखा है मेज पर पेपर वेट रखे होते हैं, कांच के गोले या कांच के कंचे होते हैं, उनके अंदर एयर के बुलबुले होते हैं छोटे छोटे, तो वो उनकी पोजीशन कहाँ है और दिख कहाँ रहे हैं, उनसे संबंधित प्रॉब्लम हम इससे सॉल्व करते हैं। क्योंकि पानी में अगर कोई सिक्का पड़ा है तो वो जहाँ होता है वहां से थोड़ा ऊपर दिखता है, ऐसी कांच के अंदर बुलबुला जहाँ है वहां से थोड़ा पहले दिखेगा, तो उसकी क्या वास्तविक पोजीशन है वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। हमें वो जहाँ दिख रहा है वो दूरी v है, और जो वास्तविक लोकेशन है वो u है, और r है कंचे की त्रिज्या, और n है कांच का अपवर्तनांक। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये दो दो अपवर्तनांक नहीं रखते हम, इसमें एक अपवर्तनांक जो n1 है वो वायु के लिए 1 रख देते हैं। तो क्या करते हैं, वायु के लिए n1 की वैल्यू 1। तो इस डायग्राम में मैंने एक तरफ n1 लिखा था, इधर n2 कांच का अपवर्तनांक। तो जब n1 1 हो गया वायु के लिए तो खाली n2 तो बचा। अब इसमें 2 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का मान तो 1 हो गया, तो इसे केवल हम क्या लिखेंगे n। तो कांच के लिए n2 की वैल्यू n, ये वायु के लिए, ये कांच के लिए, ये दोनों वैल्यू मैंने इसमें लगाई। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, n2 की जगह आएगा n अपॉन b माइनस 1 अपॉन u n माइनस 1 अपॉन r। n2 की जगह n, n1 की जगह 1, n2 की जगह n, n1 की जगह 1। न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करेंगे, किसी कांच के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के कांच के गोले के अंदर कोई बुलबुला 2 सेंटीमीटर पर है, u का मान हो गया, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, v का मान निकालना है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, n की जगह लगा देंगे, त्रिज्या उसकी r की जगह लगा देंगे गोले की। इस प्रकार इसे हम अप्लाई करते हैं। एक इसमें खास बात है, ये फॉर्मूला तब सिद्ध किया गया है जब प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है, लेकिन बुलबुला कांच के गोले के अंदर होगा। पानी के अंदर मछली है, वहां पर अगर ये फॉर्मूला लगाना हो तो जो n आया है उसकी इन्वर्सनली कंडीशन कर देंगे। ये फॉर्मूला तब बना जब वस्तु वायु में थी और प्रकाश वायु से कांच में जा रहा था। लेकिन अगर प्रकाश कांच से वायु में जाए, पानी से वायु में जाए तो क्या होगा, जब प्रकाश कांच से वायु में जाए तो n के स्थान पर 1 अपॉन n रख देंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन एन बी माइनस 1 अपॉन यू, यहां भी 1 अपॉन n रखेंगे, 1 अपॉन एन बी माइनस 1 अपॉन यू, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस n अपॉन एन आर। तो जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कांच के गोले वगैरह के, इसका ये संशोधित रूप लगाकर करेंगे। तो ये क्वेश्चन यूजफुल होगा फॉर न्यूमेरिकल्स।
आज का काम इसमें इतना ही। बाकी कार्य फिर करेंगे। धन्यवाद। जो फॉर्मूला पढ़ा उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक कांच का गोला है जिसका व्यास दिया है, व्यास डी से लिखेंगे, ये दिया है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गई 2 सेंटीमीटर। इसके पृष्ठ के अनुदिश देखने पर कोई वायु का बुलबुला 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। अंदर कोई एयर का बबल है और वह 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। जब भाषा होगी दिखाई देता है तो वो प्रतिबिंब की दूरी होगी 1 सेंटीमीटर। तो बुलबुले की वास्तविक स्थिति बताओ। वास्तविक स्थिति होगी u। ये क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ बुलबुला ये दिखाया है, ऑब्जेक्ट को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला लगेगा 1/nv माइनस 1/u इक्वल टू 1 - n/nr। और जो ये कांच का गोला है, इस कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। लिखा, वैल्यू पुट कर रहे हैं सब। 1/n की वैल्यू 1.5, v की वैल्यू 1, u निकालना है 1 - n की वैल्यू 1.5 अपॉन n, r की वैल्यू 2। एक बार दोबारा देख लें। 1/n की वैल्यू इंटू v का मान 1, u की वैल्यू निकालना है 1 - n की वैल्यू 1.5 अपॉन n की वैल्यू 1.5, r की वैल्यू 2। कभी कोई क्वेश्चन में मान रखने पर अपॉन में अगर पॉइंट का नंबर आता है तो पॉइंट हटेगा, यहाँ 0। इधर अभी नहीं हटेगा जब तक ही घटेंगे नहीं। 5 के टेबल से कट जाएंगे, 5 तियां 5 दूनी, 2/3 माइनस 1/u। 1 में से 1.5 घटा तो माइनस का 0.5। 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 3, 1.5 दूनी 3। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0। 5 एकम 5, 5 छक 30। 2/3 ये लिखा है 2/3। हमें निकालना क्या है? u। जो निकालना होता है उसको हम सेपरेट एक तरफ कर देते हैं। तो 2/3 और ये माइनस का 1/6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 1/u माइनस का है उधर भेज दिया तो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 1/6 इधर ले आए प्लस का, कि जिससे कि ये हल हो सके इसके साथ में, और 1/u को उधर ले गए, वो खुद प्लस का हो गया। खैर, अब इन दोनों को हल करना है तो मैंने लिखा 1/u ये इक्वल टू, और इनका एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम हो गया 6। 3 से कितने बार गए इसमें? 2, और ऊपर भी कितने हैं? 2। 2 गुणा 2, 6 से 6 में कितने बार गए? 1। तो 4 और 1 5/6 1/u। तो 1/u 5/6 या u बराबर 6/5 सेंटीमीटर। 5 से 6 को भाग करेंगे, 5 एकम 5, बचेगा 1, पॉइंट लगाया 0, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार u की वैल्यू आती है 1.2 सेंटीमीटर।
इसी तरह का एक क्वेश्चन और एक प्रॉब्लम खुद करेंगे। एक गोले की जो त्रिज्या है वो दी है 3 सेंटीमीटर, कांच का गोला है, उसका अपवर्तनांक है 1.5 और उसके अंदर वायु का बुलबुला 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जब है तो वो वस्तु की दूरी है, वो उसकी वास्तविक पोजीशन है। तो वो बुलबुला बाहर से देखने पर कितनी दूरी पर दिखाई देगा, v निकालना है। इसको हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 1/NV माइनस 1/U इक्वल टू 1 माइनस N/NR। 1 वैल्यू रख रहे हैं, n की वैल्यू 1.5, v निकालना है, माइनस u की वैल्यू 1.2, 1 माइनस 1.5 n का मान लगा दिया अपॉन n r 3, सबकी वैल्यू लगा दी। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10, ये हटेगा तो यहाँ 10, 5 से कटेंगे 3, यहाँ आएंगे 2, 2 से कटेंगे 6, यहाँ आएंगे 5, तो 2/3v 5/6, एक में से एक पॉइंट 5 घटा तो माइनस का पॉइंट 5, 15 दूनी 15 तियां 45, 15 तियां 45 और बीच में पॉइंट 4.5। ये पॉइंट एक अंक का हट जाएगा, 5 से ही कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 नेम 45। अब हमारा मकसद क्या होता है कि जो वैल्यू निकालना है उस पद को अकेला रखें, बाकी एक तरफ। तो ये तो हमें रोक के रखेंगे और ये जो स्टेप है इसको उधर भेज देंगे। तो जब ये उधर जाएगा तो 5/6 माइनस का उधर जाके प्लस में जुड़ जाएगा, तो 5/6 ये उधर जाके प्लस का हो गया और ये है माइनस का 1/9 और ये 2/3 भी यहाँ का यही रहेगा। 6 और 9 का एलसीएम 18, 6 से कितने बार जाएंगे 3, 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15, 9 से कितने बार गए 2 और 2/3 भी, 15 में से 2 गए 13/18, 2/3 भी, 3 से ही 18 कट रहे हैं, 3 छक 18, v निकालना है। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई तब करनी होती है जो राशि निकालनी है वो बाईं तरफ अंश में ना हो। अगर ये v ऊपर होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई की आवश्यकता नहीं थी। v या तो नीचे हो या राइट साइड में हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। तो v की 13 से मल्टीप्लाई हुई, 13v इक्वल टू 6 की 2 से हो गई 12, तो v इक्वल टू 12/13, 13 से 12 को भाग करेंगे तो पॉइंट लगेगा, 120 हो गए होंगे, 13 ने में 117 है, तो v इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर। तो जो वायु का बुलबुला इतनी दूरी पर है इस गोले के अंदर, वो बाहर से देखने पर 0.9 सेंटीमीटर पर दिखेगा, पास दिखेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काम, शेष कार्य हम फिर करेंगे। धन्यवाद।